चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके मोहल्ले के किसी कैफे में इन्वेंट्री चेक करने का एक नया तरीका लगभग $2.5 बिलियन बचा सकता है। हाँ, और वो भी सिर्फ पैसों की बचत नहीं है। बिल्कुल, मतलब हर साल लाखों टन खाने को कचरे में जाने से रोक सकता है। या फिर सोचिए कि कोई ऐसा एल्गोरिदम हो जो केन्या के घने जंगलों में शिकारियों को शिकार करने से पहले ही पकड़ ले। जो कि अपने आप में बहुत ही साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? हाँ, एकदम। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तकनीक क्या कर सकती है, बल्कि इस बारे में है कि तकनीक हमारी दुनिया को कैसे बचा रही है। हम आज AI फॉर अ बेटर अर्थ नाम की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट काफी आंखें खोलने वाली है। AI अब सिर्फ कोई चैटबॉट या ईमेल ड्राफ्ट करने वाला टूल नहीं रह गया है। ये अब हमारे इस ग्रह को बचाने और इसके संरक्षण का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बन रहा है। हम हमेशा मानते हैं कि प्रकृति और तकनीक एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन आज के स्रोत एकदम अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। बिल्कुल। इस रिपोर्ट में 2025 के AI फॉर गुड ग्लोबल समिट के निष्कर्षों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। और वहां से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है एक वैचारिक बदलाव। वैचारिक बदलाव मतलब किस तरह का? मतलब अब समय सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठकर जलवायु परिवर्तन के नतीजों का इंतजार करने का नहीं है, सिर्फ प्रतिक्रिया देने का समय गया। अब हम डेटा आधारित सक्रिय संरक्षण या जिसे प्रोएक्टिव स्टुअर्डशिप करते हैं उसके युग में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब समस्या की विकराल होने से पहले ही उसे जड़ से खत्म कर देना, है ना? और जाहिर है जब हम ग्रह को बचाने की बात करते हैं तो सबसे पहले नजर हमारे बुनियादी ढांचे यानी ऊर्जा व्यवस्था पर जाती है। रिपोर्ट में सीमेंट जैसे भारी उद्योगों का जिक्र है जहां कार्बन उत्सर्जन कम करना हमेशा से एक बुरा सपना रहा है। देखिए, सीमेंट उद्योग का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर को 1400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा 1400, बाप रे! हाँ, 1400 डिग्री से ज्यादा तापमान पर गर्म करना पड़ता है। अब इतनी भयंकर गर्मी पैदा करने के लिए भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है और फिर चूना पत्थर खुद रासायनिक प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यहाँ AI क्या कर रहा है? कोई नई भट्टी लगा रहा है क्या? नहीं, AI यहाँ पे नई मशीनरी नहीं लगा रहा है। वो बस भट्टियों के थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा प्रगतिकी का रियल टाइम में विश्लेषण कर रहा है। मतलब AI हर मिलीसेकेंड में ईंधन के मिश्रण और तापमान को इस तरह से एडजस्ट करता है जो एक इंसानी ऑपरेटर के लिए सोचना भी संभव नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि इससे 2% से अधिक ऊर्जा दक्षता बढ़ती है। अब कोई भी सोच सकता है कि 2% तो सुनने में बहुत कम लगता है। हाँ, प्रतिशत में ये छोटा लगता है। लेकिन जब हम हर साल दुनिया भर में बनने वाले अरबों टन सीमेंट की बात करते हैं तो ये 2% भी लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को रोक देता है ना। और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी हमारे बड़े बड़े ऑफिस और मॉल्स के जो HVAC सिस्टम्स होते हैं उनमें भी यही हो रहा है, जहां AI मौसम के पूर्वानुमान का उपयोग करके ऊर्जा खपत को 10% तक कम कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन ऊर्जा के विषय में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है हमारा पावर ग्रिड। हाँ, ग्रिड मैनेजमेंट ही वो असली पहेली है जिसे सुलझाना सबसे जरूरी है। जब हम सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में जोड़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उनकी अस्थिरता होती है। हाँ, क्योंकि सूरज हमेशा तो चमकता नहीं है और हवा भी हमेशा एक ही गति से नहीं चलती। मतलब रिन्यूएबल ऊर्जा वाले आधुनिक ग्रिड को संभालना ऐसा है जैसे रस्सी पर चलते हुए कई गेंदों से जगलिंग करना। ये तुलना बहुत सटीक है। और यहाँ AI वो सेफ्टी हार्नेस है जो किसी भी गेंद को गिरने नहीं देता। मान लीजिए कि किसी सोलर फार्म के ऊपर अचानक बादल छा गए। ऐसे में पावर ग्रिड पैनिक कर जाता है और बिजली की कमी पूरी करने के लिए तुरंत किसी कोयले वाले पावर प्लांट को चालू करना पड़ता है। तो AI इस पैनिक को कैसे रोकता है? तो यहाँ AI जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स या जिन्हें हम GANs कहते हैं उस तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे समझिए कि AI के 2 अलग-अलग दिमाग आपस में बहस कर रहे हैं। अच्छा, 2 दिमाग? तो के डेटा के आधार पर उस अनुमान में गलतियां निकालता है। अरे वाह! वो तब तक एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं जब तक कि अनुमान बिल्कुल सटीक ना हो जाए। और इसके जरिए सौर ऊर्जा के उत्पादन की भविष्यवाणी में होने वाली गलतियों को 15 से 20% तक कम कर दिया गया है। मतलब ग्रिड को पहले से पता होता है कि कल दोपहर 2 बजे बादल छाएंगे और बिजली का उत्पादन कितना गिरेगा। एकदम सही। और यहीं पर
लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज यानी LDS। ये लंबी अवधि वाले बैटरी सिस्टम काम आते हैं, जैसे आयरन एयर या ग्रेविटी आधारित बैटरियां, जो 10 से लेकर 100 घंटे से ज्यादा तक ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं। तो AI इन्हें भी कंट्रोल करता है? जी, AI ये तय करता है कि इन बैटरियों को कब चार्ज करना है, शायद तब जब हवा बहुत तेज चल रही हो और बिजली सस्ती हो, और कब ग्रिड को बिजली वापस देनी है। रिपोर्ट के अनुसार AI द्वारा इन्हें संचालित करने पर संसाधन का वितरण 15% बेहतर हो जाता है और लागत 23% तक घट जाती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक तीखा सवाल उठता है। अगर हम सीमेंट जैसे भारी उद्योगों और जीवाश्म ईंधन वाले ग्रिड सिस्टम में AI का इस्तेमाल करके उनकी दक्षता बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम असल में सिर्फ एक बुरी व्यवस्था की उम्र नहीं बढ़ा रहे हैं? मतलब क्या यह हमें पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जाने से रोक नहीं रहा है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि देखिए, कई पर्यावरणविद ठीक यही सवाल उठाते हैं और ये एक बहुत ही जायज चिंता है। लेकिन रिपोर्ट के तर्क हमें व्यावहारिकता की ओर ले जाते हैं। वो कैसे? 2030 से 2070 के बीच नेट जीरो तक पहुंचने के लिए हमें एक बदलाव के दौर से गुजरना ही होगा। जब तक हम पूरी तरह से रिन्यूएबल ऊर्जा पर शिफ्ट नहीं हो जाते, तब तक इन मौजूदा उद्योगों में छोटे छोटे सुधार, जिन्हें मार्जिनल गेन्स कहते हैं, वो भी कुल कार्बन कटौती में बहुत बड़ा अंतर लाते हैं। अच्छा, तो ये पूरी तरह से स्वच्छ भविष्य तक पहुंचने के लिए एक पुल बनाने जैसा है? बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं कि हमने ग्रिड को साफ कर लिया, लेकिन जो कार्बन हम पिछले 100 सालों में हवा में छोड़ चुके हैं, उसका क्या? ग्रिड को साफ करने के बाद अगला तार्किक कदम उस कार्बन को हवा से वापस खींचना है। हाँ, कार्बन कैप्चर। रिपोर्ट में 2050 तक सालाना 1 गीगाटन CO2 कैप्चर करने के लक्ष्य का जिक्र है, लेकिन पुरानी तकनीकों से तो ये असंभव लगता है। पुरानी तकनीकें जैसे अमीन स्क्रबिंग, उनमें सबसे बड़ी खामी यह है कि वो खुद बहुत ज्यादा ऊर्जा खाती हैं और बहुत महंगी होती हैं। हमें ऐसे नए पदार्थों की जरूरत है जो हवा में से सिर्फ कार्बन को सोखें, जैसे MOFS या जियोलाइट्स। ये क्या होते हैं? ये एक तरह के मॉलिक्यूलर स्पंज होते हैं। इनमें इतने छोटे छोटे छेद होते हैं कि ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को ही फंसाते हैं। लेकिन ऐसे जादुई स्पंज को लैब में खोजना तो दशकों का काम है ना? और यही AI लैबोरेटरी के काम को तेज कर देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में AI ने 1,20,000 संभावित मॉलिक्यूलर संरचनाओं का एक साथ विश्लेषण किया। 1,20,000? हाँ, और उसने उन सभी के रासायनिक गुणों को परखा और उन्हें सिर्फ 6 सबसे बेहतरीन संरचनाओं तक सीमित कर दिया। जो काम सालों में होता, वो कुछ ही हफ्तों में हो गया। यहां से ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। मतलब 1,20,000 में से 6 अणु ढूंढना, ये कोई घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो घास के ढेर में चुंबक लेकर जाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बात सिर्फ नए पदार्थ खोजने तक सीमित नहीं है। डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग या DRL एजेंट्स पारंपरिक शेड्यूलिंग के मुकाबले कार्बन कैप्चर की प्रक्रिया को 23.65% अधिक प्रभावी ढंग से शेड्यूल कर रहे हैं। मतलब ये एजेंट्स ये तय करते हैं कि कार्बन पकड़ने वाले ये बड़े प्लांट्स तभी पूरी ताकत से चलें जब ग्रिड में बहुत सारी अतिरिक्त और सस्ती रिन्यूएबल ऊर्जा उपलब्ध हो। जी हाँ, ताकि वे खुद अतिरिक्त कार्बन पैदा ना करें। ये एक कमाल का तालमेल है। तो हवा और ऊर्जा की बात तो हो गई, अब चर्चा का रुख इस ग्रह पर रहने वाले जीवों की ओर मोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम कार्बन कैप्चर कर भी लें लेकिन हमारे जंगल ही कट जाएं, तो सब व्यर्थ है। बिल्कुल, बिना जैव विविधता के सब बेकार है। तो AI हमारी बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता को कैसे बचा रहा है? बायोडायवर्सिटी के मामले में AI प्रकृति की डिजिटल आंखें बन रहा है। स्पीशीज नेट नाम के AI मॉडल का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। 99.4% जानवरों की पहचान और 94.5% सटीक प्रजातियों की पहचान। ये तो कमाल है, लेकिन ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? पहले की स्थिति की कल्पना कीजिए। एक वन रक्षक घने जंगल में जाता था, पेड़ों पर लगे कैमरा ट्रैप से SD कार्ड निकालता था और फिर अपने ऑफिस में बैठकर 50,000 तस्वीरें देखता था। और उनमें से ज्यादातर तस्वीरें तो बेकार ही होती होंगी। बिल्कुल, उन 50,000 में से 49,000 तस्वीरें सिर्फ हवा से हिलती हुई डालियों की होती थीं। एक जगुआर की तस्वीर ढूंढने में हफ्तों लग जाते थे। अब स्पीशीज नेट इन लाखों इमेजेस को मिनटों में प्रोसेस कर देता है। सच में, ये तो इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का एक रियल टाइम डैशबोर्ड बन गया है। और ये सिर्फ जानवरों को गिन नहीं रहा है, ये उन्हें शिकारियों से बचा भी रहा है। मैंने रिपोर्ट में PAWS प्रोटेक्शन असिस्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पढ़ा। हाँ,
ये सिस्टम भूभाग के डेटा और पुराने पैटर्न्स का विश्लेषण करता है। ये रेंजर्स को ये नहीं बताता कि शिकारी कल कहाँ थे। तो क्या बताता है? ये भविष्यवाणी करता है कि शिकारी कल कहाँ से गुजरने वाले हैं। अरे वाह! इसके इस्तेमाल से कुछ जगहों पर शिकार की दर बिल्कुल शून्य यानी जीरो पोचिंग हो गई है। जीरो पोचिंग, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। रुकिए, रिपोर्ट में शिकार से जुड़ा एक और आंकड़ा है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। 2018 से 2025 के बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 63.3 मिलियन यानी लगभग 6 करोड़ से ज्यादा अवैध वन्यजीव उत्पादों की लिस्टिंग को एआई द्वारा ब्लॉक किया गया है। जी, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन एआई इंटरनेट पे इन तस्करों को कैसे पकड़ता है? तस्कर खुलेआम तो जानवरों के अंग बेचते नहीं होंगे, वे तो जरूर कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल करते हैं, लेकिन एआई के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी मॉडल्स अब इतने उन्नत हो चुके हैं कि वो भाषाओं के बीच छिपे हुए कोडवर्ड्स, अजीब तरह से लिखी गई स्पेलिंग्स और तस्वीरों के संयोजन को आसानी से समझ लेते हैं। वे तुरंत संदर्भ को पहचानते हैं और लिस्टिंग को ब्लॉक कर देते हैं। और यही डिजिटल आंखें महासागरों को भी देख रही हैं। रिपोर्ट में ग्लोबल फिशिंग वॉच का जिक्र है, जो सैटेलाइट इमेजरी के जरिए डार्क वेसल्स को पकड़ रही है। डार्क वेसल्स, वो जहाज जो अपने रडार बंद करके अवैध रूप से मछलियां पकड़ते हैं। हाँ। और रिपोर्ट बताती है कि इस निगरानी के कारण 78.5% मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज (MPAs) में अब कोई कमर्शियल फिशिंग नहीं हो रही है। साथ ही फ्लोरिडा में एआई मॉडल जैसे XGBoost समुद्र के डेटा का विश्लेषण करके कोरल रीफ ब्लीचिंग यानी प्रवाल भित्तियों के रंग उड़ने की भविष्यवाणी 6 हफ्ते पहले ही कर देते हैं। और ये 6 हफ्ते वैज्ञानिकों को बहुत कीमती समय देते हैं ताकि वे बचाव के कुछ उपाय कर सकें। लेकिन यहाँ मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती है। कैसी बेचैनी? मतलब जंगलों में हर तरफ कैमरे, महासागरों में ऊपर से रडार और सैटेलाइट्स की नज़र। क्या हम प्रकृति को बचाने के नाम पर उसे एक सर्विलांस स्टेट या निगरानी वाले राज्य में नहीं बदल रहे हैं? क्या ये सब बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह निगरानी जानवरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? ये निगरानी दरअसल इंसानी दखलंदाजी को रोकने के लिए है। ये उन अवैध शिकारियों और डार्क वेसल्स पर नजर रखने के लिए है जो इस ग्रह को तबाह कर रहे हैं। इस डेटा से पारदर्शी नीतियां बनती हैं। ये एक अच्छा नजरिया है। निगरानी प्रकृति की नहीं बल्कि अवैध मानवीय हस्तक्षेप की है। चलिए, जानवरों और जंगलों की रक्षा करना बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन 2050 तक दुनिया की आबादी 10 बिलियन होने वाली है। क्या एआई इस बदलती जलवायु में इंसानों को भूखा मरने से बचा सकता है? देखिए, खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन ही वो जगह है जहां एआई सीधे तौर पर मानवीय अस्तित्व से जुड़ता है। खेती में प्रिसिजन एग्रीकल्चर गेम बदल रहा है। मतलब एकदम सटीक खेती? जी, मिट्टी के सेंसर्स और सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके फसल की पैदावार 15 से 20% बढ़ रही है और सबसे अच्छी बात, उर्वरकों का इस्तेमाल 30% तक कम हो गया है। और रिपोर्ट में अल्फा फोल्ड जैसे टूल्स का भी जिक्र है जो बीमारियों से लड़ने वाले बीजों के निर्माण में मदद कर रहे हैं। हाँ, खेती करने का ये तरीका पूरी तरह से डेटा पर आधारित है, लेकिन खाना उगाने के बाद उसे बर्बाद होने से बचाना, फूड वेस्ट रोकना, वो भी तो एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और मैंने शुरुआत में जिस कैफे का जिक्र किया था वो असल में रिटेल सेक्टर में एआई का ही एक बड़ा उदाहरण है। 2025 में 11,000 स्टारबक्स स्टोर्स में कंप्यूटर विजन आधारित एआई ने इन्वेंट्री चेक का समय घंटों से घटाकर 15-20 मिनट कर दिया, जिससे $1.5 से $2.5 बिलियन की बचत हुई। हमारे सुनने वालों के लिए बता दूं, ये कोई हवाई बात नहीं है। आपके स्थानीय कैफे में आपके पसंदीदा स्नैक्स के हमेशा मौजूद रहने और करोड़ों का खाना कचरे में न जाने के पीछे अब एआई का ही हाथ है। लेकिन ये काम कैसे करता है? देखिए, कंप्यूटर विजन तकनीक कैमरे के जरिए सिर्फ ये नहीं देखती कि शेल्फ पर कितने सैंडविच बचे हैं, वो इसे बाहरी डेटा के साथ जोड़ती है। जैसे कि मान लीजिए बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई है, तो एआई पिछले डेटा से जानता है कि बारिश के समय लोग ज्यादा कॉफी और गर्म स्नैक्स खरीदते हैं। हाँ। तो वो तुरंत इन्वेंट्री का अनुमान बदल देता है। अरे वाह! और आपदाओं के मामले में भी एआई यही कर रहा है, समय बचा रहा है। गूगल फ्लड हब अब 80 देशों में 7 दिन पहले ही बाढ़ की चेतावनी दे रहा है। हाँ, और आपदा प्रबंधन में ये प्रतिक्रिया से पूर्वानुमानित कार्रवाई या एंटीसिपेटरी एक्शन की ओर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अलास्का में भूकंप का पता लगाने वाले एआई सिस्टम 98.2% सटीकता के साथ 10 से 120 सेकंड पहले चेतावनी दे रहे हैं। 10 सेकंड?
10 सेकंड सुनने में बहुत कम लगते हैं। कम लगते हैं, लेकिन एक भूकंप के दौरान 10 सेकंड का मतलब है कि आप गैस की लाइनें बंद कर सकते हैं, तेज रफ्तार ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लगा सकते हैं। ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। ये सभी समाधान सच में जादुई लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास एक सुपर ब्रेन आ गया है जो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन इन सभी बातों को सुनकर एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। ऊर्जा की खपत का। बिल्कुल। इतने विशाल एआई मॉडल्स को चलाने के लिए जो भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, डेटा सेंटर्स के लाखों सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए जो बिजली चाहिए, क्या वो खुद पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है? ये एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक है। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि वर्तमान में डेटा सेंटर्स का उत्सर्जन कुल वैश्विक उत्सर्जन का 0.5% है और 2030 तक इसके 1.4% तक पहुंचने का अनुमान है। जो कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन रिपोर्ट में एक और आंकड़ा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। एआई द्वारा की जाने वाली कार्बन कटौती, जो लगभग 1400 मीट्रिक टन है, वो डेटा सेंटर्स के उस उत्सर्जन से 3 से 4 गुना अधिक बड़ी होगी। अच्छा। हाँ, मतलब एआई जितना कार्बन पैदा कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा वो ग्रिड और भारी उद्योगों में बचा रहा है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या हम बस ये मान लें कि एआई सब संभाल लेगा और ये पूरी दुनिया के लिए एक समान समाधान है? क्योंकि रिपोर्ट में एआई के शासन और परिदृश्य में भारी असमानता की बात भी की गई है। संसाधन मुख्य रूप से ग्लोबल नॉर्थ यानी अमीर देशों में केंद्रित हैं। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर ये तकनीक सिर्फ अमीर देशों का खिलौना बनकर रह गई तो हम आधी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए ग्लोबल साउथ और स्वदेशी समुदायों के लिए डिजिटल साक्षरता और केयर सिद्धांतों यानी केयर प्रिंसिपल्स का पालन आवश्यक है, जो कि डेटा संप्रभुता या डेटा सॉवरेनिटी पर जोर देते हैं। मतलब एआई को डिजिटल पब्लिक गुड्स के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। जब तक ITU जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक और पारदर्शी ढांचे नहीं होंगे, तब तक एआई के लाभ सबसे निचले स्तर तक, जैसे छोटे किसानों तक नहीं पहुंचेंगे। तो इस पूरी गहन चर्चा का अगर सार निकालें तो एआई कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये एक डिजिटल बैकबोन है। एकदम सही। यह तभी सफल है जब इसे जमीनी स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले डेटा और मानवीय विशेषज्ञों के समर्थन के साथ जोड़ा जाए। 99% सटीक इन्वेंट्री से लेकर 95% सटीक रिन्यूएबल ऊर्जा पूर्वानुमान तक, यह तकनीक हमारी दुनिया को वाकई बदल रही है। हाँ, इंसान और मशीन का ये तालमेल ही भविष्य है। बिल्कुल। लेकिन अंत में मैं हमारे सुनने वालों के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि एआई हमारे ग्रह को बचाने का एक परफेक्ट और सटीक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब एआई अंततः हमारे ग्रह को बचाने के लिए वह ब्लूप्रिंट हमें सौंपेगा, तो क्या हमारे राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम उस मशीन की बात सुनने के लिए तैयार होंगे, या हम उस डिजिटल भविष्यवक्ता की चेतावनी को भी अनदेखा कर देंगे? अगली बार जब आप अपने आसपास के किसी तकनीकी उपकरण को देखें